हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को एप्लीकेशन करेंगे और देखेंगे कि इसके थ्रू हमें क्या डिफाइन होता है, क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ देखना है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि गॉस लॉ के थ्रू जब उसका एप्लीकेशन अपन करते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। जैसे किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी कंडक्टिंग स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि फ्लक्स को कितने तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, फ्लक्स का हमने फॉर्मूला देखा था कि फाई इज इक्वल्स टू, एक तो होता था ई डी ए कॉस थीटा, एक तो ये आता था, ठीक है। अपन ये क्लोज सरफेस होता था तो ये लगा देते थे। दूसरा ये होता था कि क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता था। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से, मतलब इसकी और इसकी हेल्प से अपन निकालने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, ये मिलता कहाँ से है, तो ये मिलता है फ्रॉम कूलम लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है, ये यहाँ से मिलता है। और ये मिलता है गॉस लॉ से। जैसे जब ये प्रूफ किया जाता है तो ये यहाँ से मिलता है। तो खैर, इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा या क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। तो अब हम ये तो जान गए कि फ्लक्स इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अब हम शुरू करेंगे अपना डेरिवेशन और इसमें प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो पहली है, हेडिंग है आपकी फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण फ्लक्स कितना मिलेगा वो देखना है। तो हमारी हेडिंग है फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये हो गया पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी की हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर ये एक पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड अपन Q ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है। एक गॉसियन पृष्ठ अपन बनाते हैं इस तरीके से, और इसके कारण हम देखते हैं कि इसके सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गॉसियन सरफेस जो होता है वो एक स्फीयर होता है, व्हाट, स्फीयर, ठीक है। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं कि इससे आर लेंथ की या आर डिस्टेंस पर हम एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। मीन्स जो ये स्फीयर बना है, स्फीयर कैसा है, इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, इमेजिनरी स्फीयर ये है। तो इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। अब देखिए, हमें देखना है इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आउटवर्ड होगी, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये होगा। अब हम बात करेंगे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा अपन कट कर रहे हैं। एक छोटे से टुकड़े का जो एरिया है वो DA है, ठीक है। और ये एरिया किधर को रहेगा, बाहर की तरफ। मतलब इस एरिया, छोटे से पार्ट का जो एरिया वेक्टर रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। और एरिया सपोज कर लीजिए कि हमने ये कट कर लिया है, ठीक है, ये एरिया कट किया और इस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ DA है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें दोनों के बीच का एंगल, तो थीटा की वैल्यू क्या 0 डिग्री नहीं दिख रही है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो एंगल आ गया 0 डिग्री, ठीक। अगर हम कैलकुलेट करें फ्लक्स, मतलब फाई इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऐसे करते थे ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाता था। अब देखिए, फाई इज इक्वल्स टू ई, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे देखिए, डी ए कॉस जीरो यहाँ पे
अगर थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री पुट करें तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब अंदर क्या बचा है, केवल डी ए बचा है। ठीक है, अब देखिए डी ए का मतलब कि इस छोटे से एरिया का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे स्फेयर का हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे फाई इज इक्वल्स टू ई और डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा ए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एरिया मिलेगा वो 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। रीज़न, क्योंकि जो स्फेयर होगा, स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। चलिए, एक तो ये मिल गया। अब हम बोलेंगे बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। और गॉस लॉ से हमें क्या देखने को मिलता था कि जो फाई होता है वो होता था क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता था क्यू इन का मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज टोटल कितना है क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता था सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बस ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया। देखिए दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये भी फाई, ये भी फाई, मतलब ये भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो हम बोलेंगे कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या देखेंगे कि ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ से मिलेगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए e इज इक्वल्स टू आ जाएगा q अपॉन, अब ये नीचे क्या 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर q अपॉन लिख दें आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सही करके इस तरीके से लिख दिया है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही तो बोला जाता है कूलम कांस्टेंट यानी k। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि E इज इक्वल्स टू आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक चीज़ बोलेंगे कि K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, जो भी होगा वो R वेरी करा सकते हैं, ये अपने हाथ में है। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम रेडियस बढ़ाते चले जाएं, रेडियस बढ़ाते चले जाएं, तो जब ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी। यानी कि जब हम रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये चीज़ होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर आता है। ये सबको, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो आप देखिएगा ग्राफ इसका कैसे बनता है। हम लेते हैं वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे लेते हैं रेडियस। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ देख रहे हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर का, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफ इस तरीके से बनता है और यहाँ पे बोल देते हैं कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का। ठीक है, तो खैर ग्राफ आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से ग्राफ बनाया जाएगा। तो ये फट से कॉपी करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे और हमारी हेडिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, मतलब किसी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए अगर हम किसी वायर की बात करें तो वायर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ये वायर। अच्छा, अगर इस वायर को हमें ढकना है, पूरी तरीके से ढकना है, तो हमें गॉसियन सरफेस जो बनानी पड़ेगी
वो एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सिलेंडर लेना पड़ेगा। जैसे कोई वायर है, सपोज कर लीजिए ये वायर है, इसको चारों तरफ से ढकना है, तो अगर एक सिलेंडर में रख दें तो ये पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये गॉसियन सरफेस हमने क्या ले लिया? एक सिलेंडर ले लिया। अब मान लेते हैं ये कि जो इसकी रेडियस है वो रेडियस स्मॉल आर के बराबर है। रेडियस कितनी है? स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, अब हमें देखना है कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, ये हमें देखना है। तो हम इधर देखें या इधर देखें, दोनों बातें सेम हैं। तो ध्यान से देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं, अच्छा मान क्या लेते हैं, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी? क्या इस साइड रहेगी? ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इससे पास होने वाला, मतलब इस प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो φ1 है, और इस प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो φ2 है, और इस कर्व सरफेस से पास होने वाला, जो ये आप देख रहे हैं कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स φ3 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फाई नेट। ठीक है, तो फाई नेट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो फाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, जो चार्ज वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी अपन ले लेते हैं L, सॉरी इसकी चार्ज डेंसिटी अपन ले लेते हैं लैम्डा। ठीक है, हमें ये गिवन है कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब इसी के फॉर्मेट में हमें सारी चीज़ें बतानी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है तो इसी चार्ज डेंसिटी के फॉर्मेट में करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं φ1, φ2, φ3 के लिए। तो हम बोलेंगे फॉर φ1 कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, अब हम φ1 की बात कर रहे हैं, तो φ1 का मतलब ये, अगर इस सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करें तो क्या एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा? बिल्कुल बाहर की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर है? हाँ बिल्कुल है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या ई ए कॉस थीटा होता है? बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, और मान लेते हैं इसका एरिया A था। एरिया कितना था? A था। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू E एरिया A, और यहाँ पे लिख देंगे cos 90, और cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब जो φ1 मिला है, φ1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। ठीक है, इसी तरीके से हम φ2 भी कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर φ2, और φ2 के लिए देखिए, अगर हम बात करें इस सरफेस की, तो एरिया वेक्टर क्या इधर को रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर को है? हाँ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। फिर से हम लिखेंगे φ2 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा ये रखेंगे, तो φ2 इज इक्वल्स टू ई ए, और यहाँ पे रख देंगे cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी मिल गई? 0, यानी φ2 की भी वैल्यू कितनी मिल गई? 0 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे φ3 के लिए, तो ध्यान देना जो है वो φ3 ही है यहाँ पे। तो हम कहेंगे फॉर φ3। अगर φ3 की बात करें तो हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि हमने छोटा सा यहाँ पे एरिया कट किया, और इसका एरिया वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल होगा, इस डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ ही होता है। ठीक है, तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखा जाए थीटा, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, और इसका एरिया जो है, ये ओवरऑल एरिया, ये A डैश के बराबर मान लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे φ3 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0। ई ए कॉस 0, ए के प्लेस पे A डैश, क्योंकि जो इसका एरिया है, जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एरिया हमने A डैश मान लिया है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो φ3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए डैश
और cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, यानी कि phi3 की वैल्यू आ गई E A डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लें तो हम कहेंगे, या फिर हम सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये देखिए, तो फाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा phi1, और phi1 के प्लेस पे क्या आएगा 0, phi2 के प्लेस पे भी 0, तो 0 + 0 प्लस phi3 के प्लेस पे हम रखेंगे E A डैश, यानी कि फाई नेट की जो वैल्यू आई है वो आई है E A डैश के बराबर। मेरी बात समझ में आ गई, ये आ गई फाई नेट की वैल्यू। तो देखिए ये तो आया है कूलम्स लॉ से, लेकिन अब बोलेंगे हम बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ से हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, देखने को ये मिलता है कि जो फाई नेट होता है वो होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अगर हम मान लें कि यहाँ का जो चार्ज था वो Q था, हालांकि चार्ज क्या अपन ऐसे समझे, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ ये होता है। तो अब देखिए अगर Q कैलकुलेट करना हो तो हम लैम्डा में L का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही हो जाता है चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि फाई नेट इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं यहाँ पे Q इन के प्लेस पे कितना मान लेते हैं, टोटल चार्ज Q के बराबर, तो Q था अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और उसको सेकेंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहले और दूसरे समीकरण से यानी इक्वेशन से, तो E A डैश, मतलब यहाँ से E A डैश इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डैश होगा, बिल्कुल यही होगा। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम ऐसा मान लें कि जो ये चार्ज वायर था, इस चार्ज वायर की लेंथ L थी, हम ऐसा एक टुकड़ा ले लेते हैं कि इस चार्ज वायर की लेंथ L थी। ठीक है, L। अब अगर इसके एरिया की बात करें, इसके एरिया की बात करें तो एरिया होगा 2 पाई R L के बराबर। ठीक है, अगर इसका रेडियस R है, स्मॉल r है, लेंथ अगर L है, तो इसका एरिया यानी A डैश 2 पाई R L के बराबर होगा। तो यहाँ पे A डैश के प्लेस पे हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इधर से इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए सारी चीज़ें देखते चलिए, इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, सिंपल ही है। यहाँ पे अब पुट करें तो E इज इक्वल टू Q के प्लेस पे क्या हम लैम्डा L पुट कर सकते हैं। देखिए लैम्डा L हमने पुट कर दिया, तो ये रहा लैम्डा L अपॉन, अब एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया यानी A डैश, और A डैश के प्लेस पे पुट करेंगे 2 पाई R L के बराबर। ठीक है, 2 पाई R L ये पुट कर देंगे। देखो L से L कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, और यहाँ से आप एक चीज़ बोलेंगे कि लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन थी, 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, यानी कि केवल वेरी करेगा तो R, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R ये होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको अगर मॉडिफाइड करें तो और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, इधर से अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, बस वो चीज़ आपको ध्यान रखना था। तो अब देखिए यहाँ से अब हम ये देख रहे हैं कि इसको मॉडिफाइड करके क्या बना सकते हैं। तो E इज इक्वल टू लिखा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे, तो यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लें और 2 लैम्डा बाई R अलग कर लें, ये हो गया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू K के बराबर होती है, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू 2 लैम्डा अपॉन R ये आ जाएगा।
या E इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, अगर हमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है और इस वायर की लेंथ का कोई लेना देना ही नहीं है, देखिए कहीं पे क्या फाइनल जो हमारा आंसर आया है उसमें L कहीं पे है, L कहीं पे नहीं है। जो डिस्टेंस हमने मानी थी वो डिस्टेंस दे रखी है, केवल यही दे रखा है, लेकिन L का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वायर आप चाहे कितना भी बड़ा ले लो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी 2k लैम्डा अपॉन r के बराबर, 2k लैम्डा अपॉन r के बराबर। यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो लैम्डा है वो है चार्ज डेंसिटी है। क्या है? चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ पे r क्या था, हमने डिस्टेंस लिया था फ्रॉम वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर ये लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k क्या होता है, k होता है कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और इन दोनों के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ जब भी बने आप बस इसको याद रखते रहिए। ठीक है, कि इस तरीके से बन रहा है, तो ग्राफ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, तो इन दोनों का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से ही बनता है। ठीक है, और हम यहाँ पे बोल देते हैं कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बस आप एक नोट लिखिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको एक नोट लिखना है, और नोट में लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब वायर के लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न हुआ है, अगर हुआ है तो फिर से आप एक बार देख लें। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ठीक है, इस प्लेन शीट के कारण हम देखेंगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये हमने बनाया एक प्लेन शीट, अब हमें देखना है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से ऐसे इसमें क्या करते हैं, जैसे ये प्लस चार्ज हो, ठीक है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, अब हमें बताना है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, और उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देख लीजिए, अपन सपोज कर लें कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा दे रखा है। ठीक है, और इसका एरिया है वो A है। ठीक है, अब इससे सपोज कर लेते हैं कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इसी पर बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, उतना ही इधर भी होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी वही पॉइंट P डैश है, यहाँ पे P है, डिस्टेंस r है, या बोल दें कि इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, और आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, हम इसमें से क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट स्फेरिकल सिलेंडर के रूप में इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि एक छोटे से पार्ट में हमने इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, ये बना लिया, फिर इस तरफ भी जैसी डिज़ाइन उधर बनेगी वैसी ही डिज़ाइन इधर भी बनेगी। ठीक है, तो ये भी बन गया गॉसियन सरफेस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप अपना दिमाग बिल्कुल लगाइएगा मत, इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर ही यही है, इसी तरीके से इसको डेराइव किया जाएगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है
ये जो प्लेन पार्ट है इससे पास होने वाला फ्लक्स φ1 है, ठीक है। ये जो कर्व पार्ट है, इस कर्व पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स φ2 है। अगर इसकी बात करें तो इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स φ3 है, इससे पास होने वाला फ्लक्स φ4 है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इससे पूरे से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे φ नेट की, कि φ नेट मतलब हमें टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा। तो बोलेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, ये ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसके कारण अगर इधर को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर हम इसके एरिया को सपोज कर लें, इसका एरिया ए डैश या ए है, तो इसका भी एरिया कितना होगा, ए के बराबर ही होगा, ठीक है। इसका एरिया ए तो इसका भी एरिया ए, इसका एरिया हम ए डैश सपोज कर लेते हैं और इसका भी एरिया ए डैश सपोज कर लेते हैं, ये कर्व सरफेस का, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले φ1। तो φ1 इज इक्वल्स टू आने वाला क्या है, अब ये देखिए φ इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और φ1 का मतलब कि अब देखेंगे कि इस जो ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये डी ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो गया। तो φ1 इज इक्वल्स टू ई ए और ए के प्लेस पे ए ही रहेगा, कॉस, अब देखिए दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो कॉस 0, तो φ1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए के बराबर, ठीक है। एक चीज़ हमें मिल गया। अब देखिए जितना आपका φ1 है उतना ही आपका φ4 भी होगा। जिस तरीके से आपने φ1 निकाला है उसी तरीके से φ4 भी कैलकुलेट होगा, मतलब φ4 की वैल्यू भी यही है, ठीक है। तरीका सेम है। अब हम बात कर लेते हैं 3 के लिए और 2 के लिए। तो जितना 2 का फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स 3 का भी होगा, यही होगा, इज इक्वल्स टू ई। अब इसका एरिया हमने ए डैश ले लिया है, कॉस। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो छोटे से पार्ट को ले लें तब भी इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ रहेगा, डी ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखो हम छोटा सा पार्ट भले ले रहे हैं लेकिन इसको हम बोल दे रहे हैं कि टोटल एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ए डैश के बराबर, ठीक है। डी ए तो बस ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, तो φ2 बराबर कितना आ गया, φ3, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर, तो φ2 बराबर φ3 और ये वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे φ नेट, तो φ नेट इज इक्वल्स टू φ1 के प्लेस पे रखेंगे ई ए प्लस φ2 के प्लेस पे अगेन 0, φ2 के प्लेस पे 0 प्लस, उसके बाद φ3 के प्लेस पे भी 0 प्लस। अब φ4 की बात करें तो φ4 भी किसके बराबर है, ई ए के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ई ए इज इक्वल्स टू 2EA और यही आएगा φ नेट, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे बाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के थ्रू हमें क्या देखने को मिलता है, अब ये ध्यान से देखिएगा। तो गॉस लॉ के थ्रू देखने को मिलता है φ नेट इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें क्यू इन, तो टोटल चार्ज हम सपोज कर ले रहे हैं, ऐसे लेट कर रहे हैं, अभी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं क्यू, ये हमने लेट कर लिया, तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या मिलेगा। तो पहले इक्वेशन में देखिए 2EA है इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
यानी कि अगर बात करें ई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा Q अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? Q अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर अगर चार्ज Q है और इस प्लेट का एरिया अगर A दे रखा है तो इसके कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा Q अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए के बराबर। ठीक है, एक बात इम्पोर्टेंट सबसे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे r का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस r ली गई है लेकिन r का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस प्लेन शीट के कारण कहीं पे भी देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 2 एप्साइलन नॉट ए के बराबर ही रहेगी। ठीक है, ये होगा। तो एक चीज़ तो आप याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे कि प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Q अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए के बराबर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कि Q नहीं दिया था, सिग्मा दिया था। तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमें Q कैलकुलेट करना है तो क्या सिग्मा ए होगा? Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। Q के प्लेस पे सिग्मा ए पुट कर दीजिए तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए। ए से ए कैंसल आउट तो E इज इक्वल्स टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर मान लीजिए कि कितना हूँ इनफाइनाइट प्लेन शीट वैसे ही बोल दिया था, इस प्लेन शीट का के ऊपर अगर चार्ज डेंसिटी दे रखी हो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट के बराबर मिलेगा और इसे आप रट लें। ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कोई प्लेन शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी दे रखी है, किसी डिस्टेंस पर जैसे 5 मीटर 10 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, इसीलिए आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? देखिए ये सब जो था ना ये एक तरीका था, इस तरीके से किया जाता है। जो एरिया लिया था हमने ना, एक्चुअल में क्या था कि इसको जब पूरी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया पूरा एरिया मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये वही एक्चुअल में एरिया होता है और ये एरिया वही होता है। लेकिन बाय द वे फाइनली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर एरिया दे रखा है और चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 2 टाइम एप्साइलन नॉट ए से निकल जाएगा। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी केवल दे रखी है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट से निकल जाएगा। ठीक है, तो खैर ये था। अब हम इसमें भी ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंसी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ का रिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे बोल दे कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में बताइए कि ग्राफ कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा। तो देखिए बात ये है कि डिस्टेंस हम चाहे कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, डिस्टेंस हम चाहे कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये बनता है तो हम बोल देंगे ई क्या है? कांस्टेंट है। अब एक हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ है सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सिग्मा है। अब इन दोनों के बीच का ग्राफ देखा जाए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, इसका क्या मतलब होता है कि सिग्मा जितना ज़्यादा होगा मतलब चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, और यहाँ पे बोल देंगे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न? तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा इसी पे बेस्ड आगे एक
अपन थ्योरेटिकल पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है, और इसी पे वो बेस्ड है, तो उसे भी ध्यान से आप समझिएगा। जैसे हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड या उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है। तो देखिए सपोज कर लीजिए कि एक प्लेट ये था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक तो हम बताएंगे और एक आप खुद करेंगे। इस पे प्लस 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 ये है, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी सपोज कर लेते हैं सिग्मा 1 और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 दे रखा है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। ये फर्स्ट रीजन है, सेकेंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट रीजन में बताइए, या अपन ऐसे बोल देते हैं यहाँ पे, छोड़ो सपोज यहाँ पे अपन ले लेते हैं P पॉइंट, यहाँ पे ले लेते हैं बीच में कहीं Q पॉइंट और इधर कहीं ले लेते हैं अपन R पॉइंट, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि P पॉइंट पर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन देखिए प्लेट है और प्लेट में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, तो देखिए ये करने क्या वाला है कि इसको रिपेल करेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को मिलेगी, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि ये E1 है, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके कारण भी इसके कारण इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रहेगा और वो बोल देते हैं E2 है, ठीक है। मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इस डायरेक्शन को अपन मान लेते हैं निगेटिव, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए E1 की अगर बात की जाए तो E1 इज इक्वल टू, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें इसके कारण यानी E2 की, तो E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं E नेट की, मतलब इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे E नेट एट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे EP इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में ही अपन ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये इधर की तरफ है, मतलब ये भी निगेटिव होगा, इसके कारण भी इधर की तरफ है, मतलब ये भी निगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये भी माइनस में आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों में से क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन ले लिए, 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो अंदर बचा क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये बच गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और सपोज कर सकते हैं कि लेट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, मतलब और दोनों किसके बराबर हैं, सिग्मा के बराबर हैं, इस तरीके से। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर हो जाएं तो EP इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या 2 सिग्मा यहाँ पे होगा, बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता अगर ऐसा होता तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एट पॉइंट Q, तो हम बोलेंगे एट Q, तो अब Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है। तो देखिए अगर हम इसके कारण देखें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसे हम E1 ले लेते हैं।
अगर हम बात करें इसके कारण इसके ऊपर, तो ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसे ले लेते हैं E2, ठीक है। तो अगर E1 वेक्टर की बात करें, चलो इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो E1 वेक्टर इधर पॉजिटिव रहेगा, तो हम लिखेंगे प्लस सिग्मा 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। इसी तरीके से E2 वेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम EQ की बात करें तो लिखेंगे E1 प्लस E2, ठीक है, ये लिखेंगे अपन। अब E1 की बात करें तो सिग्मा 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा 1 प्लस यहाँ पे माइनस सिग्मा 2/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस माइनस माइनस सिग्मा 2/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। देखिए यहाँ पे हम 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बच रहा है, ठीक है। ये हो गया P पर, सॉरी Q पर। अगर R की बात करें कि R के ऊपर, तो एट R, और देखिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग ये पार्ट है ही नहीं, क्योंकि देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E1, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इसे हम मान लेते हैं E2। अगर हम फिर से E1 की बात करें तो ये आ जाएगा सिग्मा 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, वो भी प्लस में, क्योंकि इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसी तरीके से E2 की बात करें तो प्लस सिग्मा 2/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो देखिए अगर E नेट की अपन बात करें या ER की बात करें तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2, ये आ गया। E1 के प्लेस पे सिग्मा 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 के प्लेस पे सिग्मा 2/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1/2 टाइम एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गई ER की वैल्यू। तो इस तरीके का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, और ये अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है तो ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क में बस इतना है कि एक प्लस में है, अपन एक प्लस में ले लेते हैं तो दूसरा माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। अब एक प्लस में और एक माइनस में है, तो आपको बताना है कि इसके कारण अब PQ और R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका होमवर्क, ठीक है, इस पे आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम